नमस्कार बच्चों, सेंटर फॉर एम्बिशन में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। मैं विकास अग्रवाल। आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, क्या कारण रहे, इसके पीछे क्या मेन कारण है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, उसको हम समझेंगे। और जिस कारण से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, जो कारण बता रहा है अमेरिका, क्या वही एक कारण है? क्या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है? अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर ये कार्रवाई की तो उसको नाम दिया उसने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये ऑपरेशन इस साल की शुरुआत में ही, जब सब लोग नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे थे, तो 3 जनवरी की रात को ये कार्रवाई अमेरिका ने वेनेजुएला पर की। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आप सब बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उन लोगों के लिए कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में ये आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में जाएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। देखिए, ये जो वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। और आप वेनेजुएला के नॉर्थ में जाएंगे तो कैरिबियन सी, इसके वेस्ट में कोलंबिया, इसके ईस्ट में गुयाना और ब्राजील इसके साउथ में है। और अगर वेनेजुएला से हम देखेंगे अमेरिका को, तो अमेरिका ये वेनेजुएला, और वेनेजुएला से सीधे आप जाएंगे अमेरिका, यानी कैरिबियन सी होते हुए आपका क्यूबा, हेती, ये पहुंच जाएंगे अमेरिका आप। ठीक है। दूसरा रूट आपका वेनेजुएला, फिर कोलंबिया और फिर लैटिन अमेरिका होते हुए ये मैक्सिको, और ये पहुंच जाएंगे आप यूएसए, अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब मुद्दा, आपका जो मेन मुद्दा है, यहीं से शुरू होगा। ठीक है। तो आपने लोकेशन समझ ली कि वेनेजुएला, इसके नॉर्थ में कैरिबियन सी है, इसके वेस्ट में कोलंबिया है, इसके साउथ में ब्राजील है और गुयाना है। ठीक है। ये एक राजनीतिक स्थिति है इसकी। आइए समझते हैं जिस टॉपिक के लिए हम शुरू हुए हैं, यहाँ आए हैं, शुरू करते हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी की रात को जब वेनेजुएला पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो उसका ने ये बताया कि जो अमेरिका ने ये बताया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, वो एक ड्रग कंट्रोलर है, यानी ड्रग माफिया है। और जो ड्रग कार्टेल जो वेनेजुएला में बना हुआ है, उसको लीड कौन कर रहा है? निकोलस मादुरो। और वेनेजुएला से जो भी नशीले पदार्थ, जो भी ड्रग्स अमेरिका पहुंच रही है, उसको लीड कर रहे हैं निकोलस मादुरो। और अमेरिका ने यही बताया कि 1999 से 2025 तक उनके देश में करीब करीब 8 लाख लोगों की मौत नशीले पदार्थों से हो चुकी है। और इस नशीले पदार्थों की मृत्यु के चलते डोनाल्ड ट्रंप पर, उनके ही देश में, उनके ऊपर ही दबाव बनता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको रोकने में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनके देश में ही उनके लिए एक नकारात्मक माहौल बनता जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहे हैं इसको रोकने के लिए। इसलिए इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इसके चलते हमने क्या किया? वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, वो उनके देश में, यानी अमेरिका में, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। यानी ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा उनके देश में एक असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। जो युवा हैं वो लगातार ड्रग्स ले रहे हैं और उस ड्रग्स के चलते
वहां पर लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, और उसको लीड कर रहे हैं निकोलस मादुरो। ये आरोप अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाया। इसके चलते अमेरिका ने जो ड्रग कार्टेल है उसको अमेरिका ने फॉरेन टेररिज्म ग्रुप में डाल दिया। फॉरेन टेररिज्म ग्रुप में डाल दिया, यानी आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी सूची में डाल दिया इस ड्रग कार्टेल को। और ये ड्रग कार्टेल अमेरिका की उस आतंकवादी सूची में आ गया जिस सूची में अलकायदा और आईएसआईएस शामिल है। और इसके चलते जुलाई 2025 में इस ड्रग कार्टेल को आतंकवादी सूची में डाला, और अगस्त 2025 में अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रख दिया। और जब इससे पहले ट्रंप का जब पहला कार्यकाल था, उस पर निकोलस मादुरो पर $25 मिलियन का इनाम था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। तो अमेरिका ने साफ साफ ये कहा कि हमने वेनेजुएला पर अटैक किया है तो कोई ऐसे वैसे नहीं किया। वो एक ड्रग लॉर्ड है, ड्रग्स को लीड कर रहे हैं, और हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, जिसके चलते हमारे देश में एक असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। इस कारण से हमने क्या किया है, वेनेजुएला पर अटैक किया। और अमेरिका ने साफ साफ ये कहा, अब कुछ लोग बोले कि अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएनओ सब शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो अमेरिका ने यह भी कहा कि साहब हमने जब अमेरिका ने यह भी कहा कि साहब हमने जब वेनेजुएला पर अटैक किया तो हमने पूरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए अटैक किया है, क्योंकि हमने यूएन चार्टर आर्टिकल 51 को फॉलो किया है। और आप पूछेंगे कि यूएन चार्टर आर्टिकल 51 क्या होता है? यूएन चार्टर आर्टिकल 51 यह कहता है कि जब कोई देश आपको लग रहा है कि कोई देश हम पर आर्म्ड अटैक कर सकता है, हथियारों से अटैक कर सकता है, तो हम अपनी आत्म सुरक्षा करते हुए, अपनी सुरक्षा करते हुए हम उस पर अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? अब अमेरिका पे तो किसी ने हथियारों के साथ अटैक किया नहीं, ना हवा से अटैक हुआ, ना समुद्र से कोई अटैक हुआ, ना किसी आर्मी ने उस पर अटैक किया, लेकिन अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पर। तो अमेरिका ने यह सफाई दी कि साहब हमने जो ड्रग सेंडिंग हो रही है, यानी जो ड्रग पहुंच रही है हमारे यहां और जिससे जो लोग मर रहे हैं, वो भी एक तरीके से आर्म्ड अटैक है। यानी सेंडिंग ड्रग्स इज इक्वल टू आर्म्ड अटैक। यानी उसने क्या बताया कि जो ड्रग्स से लोग मर रहे हैं वो भी एक तरीके से क्या है, आर्म्ड अटैक है। इसलिए हम यूएन चार्टर आर्टिकल 51 को फॉलो करते हुए वेनेजुएला पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बात समझ आई आपको? तो ये आपको ये कारण समझ आया कि वर्तमान कारण यही है कि निकोलस मादुरो ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग लॉर्ड है, ड्रग माफिया है, जो भी ड्रग कार्टेल चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं, इसलिए हमने अटैक किया। अब आप समझ लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि पहुंच रही है अमेरिका में, जिससे इतनी घातक ड्रग है, इतनी नुकसानदेह ड्रग है, जिससे अमेरिका में ये लोगों की मौत हो रही है। वो ड्रग है फेंटालिन। इस ड्रग का नाम क्या है? फेंटालिन। ये फेंटालिन चरस नहीं है, अफीम नहीं है, गांजा नहीं है, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये बताते हैं कि ये मार्फिन भी एक ड्रग होती है, मार्फिन से 80 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा खतरनाक ड्रग है। यही बताया जाता है
कि ये ड्रग क्या है, एक सिंथेटिक पदार्थ है। और ये ड्रग क्या होता है, ये जब हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं जिनको पेन होता है, दर्द होता है, तो उनको दर्द को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फेंटालिन का। लेकिन इस फेंटालिन ड्रग को वेनेजुएला के द्वारा अमेरिका में पहुंचाया जा रहा है। अब पहुंच कैसे रहा है? ये वेनेजुएला है, बताता हूं आपको। ये वेनेजुएला से ड्रग निकला और कैरेबियन सी होते हुए हेती होते हुए ये पहुंचा अमेरिका। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट है ये कोलंबिया होते हुए और लैटिन अमेरिका होते हुए मैक्सिको होते हुए पहुंच गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब हम बात करते हैं फेंटालिन की। तो फेंटालिन बहुत ही घातक ड्रग है। और अब आप बोलेंगे कि ये फेंटालिन का सेल कैसे होती है, तो आप एक वर्ड ध्यान रखिए, इस फेंटालिन की सेल एक डार्क नेट एक वेबसाइट है, उस पर इसकी खरीद बिक्री होती है, डार्क नेट। और अमेरिका की एक एजेंसी है DEA। ये एजेंसी ये बताती है कि इस फेंटालिन का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चाइना। इस फेंटालिन का मुख्य उत्पादक कौन देश है? चाइना। इसका सीड्स जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? चाइना में। तो उसके दिमाग में ये चीज भी है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि निकोलस मादुरो उनके देश में, अमेरिका के देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। तो हम ये वर्ड समझ लेते हैं, ये वर्ड आपके लिए समझना जरूरी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होती है, नार्को टेररिज्म क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म। अब मैं आपको एक नया वर्ड बताऊंगा, ये वर्ड है नार्को स्टेट। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होती है? ड्रग ट्रैफिकिंग यानी किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, परिवहन और बिक्री जब होती है, यानी किसी भी नशीले पदार्थ का जब उत्पादन, बिक्री, परिवहन गैर कानूनी तरीके से होती है, यानी एक नशीला पदार्थ, एक ड्रग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, उत्पादन, परिवहन और उसकी सब सेल होती है गैर कानूनी तरीकों से, उसे कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। जैसे वेनेजुएला से ड्रग पहुंच रही है अमेरिका, तो उसका उत्पादन कैसे हुआ? गैर कानूनी। परिवहन कैसे हुआ? गैर कानूनी। और बिक्री कैसे हुई? गैर कानूनी। जो मैंने बताया बिक्री कहां हो रही है? डार्क नेट वेबसाइट पर हो रही है। अब उस ड्रग के नशीले पदार्थ से, उसके उत्पादन से, उसके परिवहन से, उसकी सेल से जो पैसा आ रहा है, वो भी पैसा कैसा है? गैर कानूनी है। और उस गैर कानूनी पैसे को आप उस देश में हिंसा फैलाने में, विद्रोह करने में, तख्ता पलट करने में, आतंकवाद फैलाने में या इंसर्जेंसी फैलाने में लगा रहे हैं, उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। समझ गए आप लोग? आप समझ गए? ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म। अब एक वर्ड है नार्को स्टेट। नार्को स्टेट क्या है? जब कोई देश पूरी तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, यानी उस देश की पुलिस, सेना, वहां का राष्ट्रपति, वहां की पूरी संस्थाएं जब ड्रग ट्रैफिकिंग में और नार्को टेररिज्म में शामिल हो, उसे कहते हैं नार्को स्टेट। और वही इल्जाम लगाया अमेरिका ने कि अमेरिका ने ये बोला कि वेनेजुएला क्या है? नार्को स्टेट है। और इसके चलते हम क्या कर रहे हैं? वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं। और उसको, और यही इसी चलते अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और बंदी बनाकर निकोलस मादुरो को ले आया अपने पास। और उसने यूएनओ का हवाला भी दे दिया कि हमने साहब अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन भी किया है, आर्टिकल 51 का ही पालन किया है, सेंडिंग ड्रग्स इक्वल टू आर्म अटैक। यहां तक आप बात समझ गए पूरी? यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरीके से कि अमेरिका ने
क्यों अटैक किया, किस कारण से किया, कि उन्हें बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म फैला रहा है वेनेजुएला। तो ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है बता दिया मैंने आपको, नार्को टेररिज्म क्या है बता दिया आपको, और नार्को स्टेट क्या है यही बता दिया मैंने आपको। लेकिन लेकिन साहब कहानी, अभी तो आपने तस्वीर का एक पहलू देखा है, आपको लग रहा है कि हाँ अमेरिका ने सही किया। अगर अगर किसी देश के लोग मर रहे हैं ड्रग के द्वारा, तो हर आदमी अपने देश को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो इसके रक्षा के चलते अमेरिका ने ठीक किया, वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। एक कहानी कहीं और जाती है। ड्रग तो एक बहाना है, बस बहाना है ड्रग। अब हम हिडन रीजन, यानी जो कारण छिपे हुए हैं, जिस कारण जो कारण छिपे हुए हैं वो बताता हूं, कि थोड़ा उस पर भी मैं आपको प्रकाश डालूं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर किस कारण से अटैक किया। आप पहले मैप में वेनेजुएला की स्थिति देख लीजिए, और फिर मैं थोड़ा इसमें आपको कोल्ड वॉर, बताऊंगा। वेनेजुएला आप देख रहे हैं, वेनेजुएला की स्थिति आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। वेनेजुएला अमेरिका के नजदीक है, ठीक है, काफी नजदीक है। अब सुनिए हिडन कारण क्या है कि क्यों अटैक किया अमेरिका ने वेनेजुएला पर। पहला कारण है कि अमेरिका जिस प्रकार से वेनेजुएला में रशिया, चाइना और ईरान अपने ड्रोन वेनेजुएला को दे रहा है, वेनेजुएला युआन में अपना ऑयल चाइना को बेच रहा है, और जिस प्रकार से हथियार रशिया के वेनेजुएला में है, S-300 S-400 हथियार वेनेजुएला के पास है, सुखोई विमान वेनेजुएला के पास है, करीब करीब 1 लाख फौज वेनेजुएला के पास है, यानी रशिया के हथियार। और चाइना लगातार अपना ऑयल उसे ले रहा है, वेनेजुएला से ले रहा है, और ड्रोन ईरान दे रहा है। और तीनों ही देश, और क्यूबा से भी उसके अच्छे संबंध है, क्यूबा, रशिया, चाइना, ईरान। और आप जानते हैं ये चारों ही देश अमेरिका को पसंद नहीं आते हैं, यानी एक तरफ ये चारों देश और एक तरफ अमेरिका। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके नजदीकी पड़ोसी देश में चाइना की एंट्री हो, रशिया की एंट्री हो, ईरान की एंट्री हो, उनका इंटरवेंशन हो, उनका दखल हो, उनका आना जाना हो, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। और जिस प्रकार से लगातार वेनेजुएला युआन में ऑयल बेच रहा है, ये बात भी उसको पसंद नहीं है। मैं सब बातें बताऊंगा आपको, एक के पीछे एक रीजन आएंगे। तो और 1823 में एक मुनरो डॉक्ट्रिन आया। इस डॉक्ट्रिन में यह बताया गया कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का क्या है, अमेरिका का बैकयार्ड है, और जितना भी पूरा बैकयार्ड है वो अमेरिका का है। और आप देखते भी हैं कि अमेरिका कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाना चाहता है, मैक्सिको भी अपना कंट्रोल करना चाहता है। अब वो ग्रीनलैंड की बात कर रहा है कि ग्रीनलैंड को चाहिए। तो मुनरो डॉक्टर में ये बताया गया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का बैकयार्ड है, यानी पूरा वो सब कुछ अमेरिका का है, अमेरिका उसमें कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी इंटरवेंशन कर सकता है। और उसके बैकयार्ड में किसी भी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसकी एंट्री वो नहीं चाहता कि चाइना यहां पर एंट्री दे, रशिया दे, ईरान दे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वेनेजुएला पर अटैक करके और वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के अपने देश ले आना, न्यूयॉर्क ले आना, और उसने वो ये बोल भी रहा है कि अब अमेरिका ही कंट्रोल करेगा वेनेजुएला को। और ऐसा करके वेनेजुएला को उसने क्या कर लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। जब पॉकेट में रख लिया तो वहां का पूरा ऑयल किसका, अमेरिका का। पूरे जो आपके मिनरल्स हैं किसके, अमेरिका के। कंट्रोल किसका, अमेरिका का। अब और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 1 लाख सेना होने के बावजूद भी, S-300 400 होने के बावजूद भी इतनी आसानी से अमेरिका आया और उसके राष्ट्रपति को पकड़ा और ले गया। इतना आसान नहीं था।
इसका मतलब यह है कि निकोलस मादुरो के साथ क्या की गई, साजिश की गई। और इस साजिश के चलते मुझे 250 साल पहले अपने भारत पर हुई घटना भी याद आती है, जिस प्रकार से प्लासी के वॉर में नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ। वो सोच रहे थे कि अंग्रेजी सेना पे अटैक करेगी और हमारे पास जो भी सेना है, जो सेनापति है मीर जाफर, वो हमारी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन जब अटैक हुआ अंग्रेजों का नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर, तो खड़े रहे मीर जाफर। आपको सारी कहानी पता ही है। तो वही सेम टू सेम अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला के साथ किया। सारे अधिकारी बिक गए, बिलियन से बिलियन डॉलर में खरीद लिया गया उनको, उनकी आर्मी के अधिकारियों को खरीद लिया गया, सब कुछ हो गया। यानी घर का दुश्मन ही घर में बैठा हुआ है। अब दूसरा कारण यह भी है कि वो चाइना को कंट्रोल करना चाहता है यहां पर, क्योंकि भविष्य में जब कभी चाइना ताइवान पर अटैक करता है, तो मुझे तो पता है कि चाइना जब ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका बीच में आएगा ही आएगा, आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि ताइवान जो है वो पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए नंबर 1 पर है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप कहां बनती है? ताइवान बनती है। और सेमीकंडक्टर चिप आज के समय का एक समझ लीजिए गोल्ड है, क्योंकि जिस वीडियो के माध्यम से, जिस कैमरे के माध्यम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप जिस मोबाइल के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस समय क्या लगा हुआ? चिप लगा हुआ है। और हम जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के लिए बढ़ते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जा रहे हैं, टरबाइन पे जा रहे हैं, सोलर पैनल पे जा रहे हैं, वहां सेमीकंडक्टर चिप चाहिए ही चाहिए। और उसका पूरा हब कहां पर है? ताइवान पर। और अमेरिका की बिलियंस ऑफ डॉलर कहां इन्वेस्टमेंट है? ताइवान में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सारी कंपनियां ताइवान में है, क्योंकि सारी चिप बनकर कहां जाती हैं? अमेरिका जाती हैं। तो जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका तो बीच में आएगा ही आएगा। जब अमेरिका बीच में आएगा तो अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए चाइना क्या करेगा? वेनेजुएला पर अपने बेसिस बना सकता है, रशिया अपने बेसिस बना सकता है। तो ऐसा चाइना ना कर पाए, ऐसा रशिया ना कर पाए, ऐसा ईरान ड्रोन ना दे पाए, तो पहले क्या करो? पहले वेनेजुएला पे करो कंट्रोल, उसके पूरे ऑयल पे करो कंट्रोल, उसका तेल चाइना को बेचना करो बंद, और किसी भी देश की एंट्री वहां नहीं हो। यह काम किया अमेरिका ने, यानी अमेरिका ने अपने आप को क्या किया? पहले सेव किया। ठीक है, यह आप कारण समझ गए। अब एक दूसरा कारण यह भी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर शुरू होता है अमेरिका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो अपनी 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 विचारधाराओं को फैलाने के लिए वो अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा करने लगे। तो उसी सपोर्टर्स में एक देश था वेनेजुएला, और वेनेजुएला ने पहले यूएसए की जो विचारधारा थी वो है पूंजीवादी विचारधारा, और यूएसएसआर की विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। ये दोनों देश पूरे विश्व में इन विचारधाराओं को फैलाने लगे और अपने अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करने लगे। उन्हीं सपोर्टर्स में से एक था वेनेजुएला, जिसने यूएसएसआर की समाजवादी विचारधारा को फॉलो किया। और इस समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हुए उसने क्या किया? चाइना, रशिया और क्यूबा से अपने संबंध बनाए, और ये पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा था अमेरिका को। बात समझ गए कि उसके पड़ोस में कोई ऐसी विचारधारा वाला देश हो जो कि उसकी विचारधारा को फॉलो ना करता हो, तो ये भी कारण है। तीसरा कारण हम देखते हैं
पेट्रो डॉलर। अब पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर का मतलब यह है कि जितना भी ऑयल बेचा जाएगा वो डॉलर बेचा जाएगा। जो भी देश ऑयल खरीदेगा वो डॉलर देगा, ऑयल खरीदेगा। और ऐसा हुआ 1974 में, और ये वर्ड आया, पेट्रो डॉलर आया 1974 में, जब सऊदी अरेबिया से कहा कि भाई आप जितना भी ऑयल बेच रहे हैं वो किस में बेचे? डॉलर बेचे। क्योंकि 1971 में अमेरिका ने अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड से क्या कर लिया था? अपने आप को हटा लिया था। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब ये समझ लीजिए कि 1971 में अमेरिका ने अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा के 1974 में सऊदी अरेबिया के पास गया कि जितना भी आप ऑयल बेचेंगे वो डॉलर बेचेंगे। वहीं से एक वर्ड शुरू होता है, पेट्रो डॉलर। और इस पेट्रो डॉलर क्योंकि आप जानते हैं कि ऑयल 1974 से आज तक अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य एक पहिया रहा है। ऑयल नहीं होगा तो कैसे परिवहन होगा, कैसे सामानों का एक जगह से दूसरी जगह आयात निर्यात होगा? तो उसने क्या कहा कि जितना भी ऑयल बेचा जाएगा वो डॉलर बेचा जाएगा। और इसी के चलते डॉलर को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से उसने क्या किया? आप देख रहे हैं 2003, 2011 और 2026। 2003 में इराक, 2011 में लीबिया और 2011 में वेनेजुएला। इनका क्या किया? अटैक किया तीनों पर। आप समझ रहे हैं? अब इराक में सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि साहब हम तो जो तेल बेचेंगे वो हम बेचेंगे यूरो में। किसमें बेचेंगे? यूरो में। लीबिया में गद्दाफी ने कहा कि हम तेल बेचेंगे साहब दिनार में। और वेनेजुएला युआन में तेल बेच ही रहा है चाइना को। तो अपने डॉलर को बचाने के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाए रखने के लिए 2003 में इराक पर अटैक किया, खत्म किया सद्दाम हुसैन को। लीबिया पे अटैक किया, खत्म किया गद्दाफी को। वेनेजुएला पे अटैक किया, पकड़ के ले गया, कैप्चर करके ले गया निकोलस मादुरो को। और एक न्यूज आई पेपर में, मादुरो कैप्चर साइन द रिटर्न ऑफ यूएस इंटरवेंशनलिज्म यानी हस्तक्षेपवाद। यानी जो इंटरवेंशनिज्म है वो यूएसए का एक विचारधारा है। जैसे उदारवाद है, सोशलिज्म है, कम्युनलिज्म है, ऐसे यूएस का क्या है? इंटरवेंशनिज्म, हस्तक्षेपवाद। और इस हस्तक्षेप अमेरिका लगातार करता आ रहा है। जैसे मैंने बताया 2003 में इराक में किया उसने, 2011 में लीबिया में किया, वेनेजुएला में किया। अमेरिका अपने आप को पूरा दादा समझता है कि जहां भी वो चाहे इंटरवेंशन कर सकता है। और जहां उसके डॉलर खतरा हुआ और जहां ऑयल मिला वहां पहुंच जाता अमेरिका, जहां मिनरल्स मिले वहां पहुंच जाता अमेरिका। पहले ऑयल की लड़ाई थी, आज आप देखेंगे अमेरिका की हस्तक्षेपवाद की एक तरीका है उसका। क्या करेगा? जैसे किसी देश पर अटैक करना है तो पहले क्या दिखाएगा पूरे अंतरराष्ट्रीय परिवेश में कि ये देश पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। जैसे इराक को उसने दिखाया कि इराक में क्या है? जैविक हथियार है। और लीबिया में क्या दिखाया कि यहां जन विद्रोह हो रहा है सत्ता को लेके। और यहां तो उन्हें दिखाया वेनेजुएला में कि यहां ड्रग्स पहुंच रही है अमेरिका में। तो अमेरिका ये सोचता है कि कैसे उसको किसी देश को पूरी तरीके से विश्व के लिए खतरा बनाया जाए कि वो विश्व के लिए खतरा है, और उसे क्या करेगा? सैंक्शन लगाएगा और उसे पूरे विश्व में क्या कर देगा?
सैंक्शंस लगा के उसे पूरी तरीके से क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा। तो सैंक्शंस लगेंगे, टैरिफ लगेगा, तो वो पूरा देश उस और पूरे विश्व से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर क्या कर देगा, फिर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अटैक करके क्या कर लेगा, उस पर अपना कब्जा कर लेगा। अब मैं इस टॉपिक से हटकर आपको एक बात बताता हूं छोटी सी। जैसे अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अपने बैकयार्ड में कर रहा है, उसी प्रकार से चाइना आप देखेंगे कि साउथ एशिया में कर रहा है। चाइना को समझे कि चाइना, जैसे अमेरिका की एक पॉलिसी है, वैसे ही चाइना की पॉलिसी है। चाइना क्या करता है, डेप्ट ट्रैप। चाइना क्या करेगा कि लोन के बहाने लोगों को पैसा देगा, और जब पैसा देगा लोगों को, देशों को, और वो देश उस पैसे को अगर चुका नहीं पाएंगे तो चाइना क्या करता है, उन देशों में क्या करेगा, उन देशों में अपने बेस बना लेता है। जैसे उसने श्रीलंका को म्यांमार को, पाकिस्तान को, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया उसने, म्यांमार का कोको आइलैंड ले लिया, और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह ले लिया उसने। और जो देश नेपाल हमारे साथ आजादी के 50 सालों तक हमारे साथ रहा, वो नेपाल भी क्या कर रहा है, हमारे संग बाउंड्री डिस्प्यूट बता रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना उधर साउथ एशिया में 9 डैश लाइन को लेके बोल रहा है कि 9 डैश लाइन के जितने भी उस एरिया में जितने भी देश आते हैं वो किसके हैं, चाइना के। उन सारी जगह पर 9 डैश लाइन पर जितना भी आधिपत्य है वो किसका, चाइना का है। तो चाइना साउथ एशिया में और अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, आप देख ही रहे कंडीशन किस प्रकार से हो रही है। लेकिन हमारा जो भारत है, लोग कहते हैं कि भारत, अब भारत की विदेश नीति देखिए, भारत की विदेश नीति जब से भारत आजाद हुआ, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा कि राष्ट्रीय हित ही हमारे मित्र हैं। और जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, ना चाइना रशिया का मित्र है, ना रशिया चाइना का मित्र है, ना भारत का कोई मित्र है, ना चाइना भारत का मित्र है, ना रशिया भारत का मित्र है। अगर मित्र है तो राष्ट्रीय हित पहले है। और जियो पॉलिटिक्स 3 सिद्धांतों पर चलता है, एक आपका पावर, शक्ति, दूसरा हित, और तीसरा है रणनीति। और भारत, कभी कभी लगता है कि भारत कभी रशिया के साथ है, कभी चाइना के साथ है, कभी अमेरिका के साथ है, लेकिन नहीं, भारत ने क्या किया, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा, और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही उसने अपनी विदेश नीति आज भी बनाई हुई है। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने क्या कर दिया, टैरिफ लगा दिया भारत पर। जब टैरिफ लगेगा, जब यहाँ का सामान कहीं पहुंचेगा नहीं, अमेरिका पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ के जितने भी आपके व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो क्या करेंगे, लोगों को निकालेंगे। और लोगों को निकालेंगे तो वही लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जब नौकरियों से लोग निकाले जाएंगे तो धीरे धीरे वही लोग सड़कों पर आएंगे, और भारत में क्या होगा, एक अशांति का माहौल पैदा होगा। यानी भारत को छोटे छोटे, अगर हम भारत पर सीधा अटैक नहीं कर पा रहे हैं, भारत का हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो भारत को इतने कट दे दीजिए कि भारत का खून रिश्ता रहे और धीरे धीरे भारत धराशायी हो जाए। आप समझ रहे हैं। मेन चीज अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक करने का कारण क्या है, वहां का तेल, वहां के संसाधन, वहां के मिनरल्स, और अपना पेट्रो डॉलर को बनाए रखना पूरे विश्व में, और किसी भी विदेशी ताकत उसके पड़ोसी देश में ना अपना बेस ना बना पाए। आप समझ रहे हैं। आज खत्म करते हैं इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक।